ओके तो हमने अभी तक है ना इस बैच 3 में 2023 से लेके है ना 2023, 22, 21, 20, 19 ये सब पेपर हमने डिस्कस किए और आपके डाउट्स भी डिस्कस किए, मतलब हमने हाँ सॉल्व किए हैं। आज 2018 का पेपर डिस्कशन है, तो जो PYQs हैं जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें डिस्कशन हो गया है जैसे, तो आप खुद से कम 3-4 बार सॉल्व करके देख लेना कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया हो कि किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन और क्या यूज हो रहा है। तो जो भी PYQs हैं जैम एंड गेट के है ना, चाहे आप जैम की तैयारी करो या गेट की तैयारी कर रहे हो, जैम और गेट दोनों का PYQ सॉल्व करो और जो डाउट्स है क्लास में डिस्कस करो, पूछो, है ना, ये है। अब गेट का PYQ जब सॉल्व कर रहे हो तो जो जैम वाले बच्चे हैं तो वो सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो जैम सिलेबस से रिलेटेड है। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि उसमें क्या पूछा है ना, तो सिलेबस तो आपको पता होना ही चाहिए ना, जैम का क्या है गेट का क्या है। तो जो जैम के सिलेबस हैं उससे जो एक्स्ट्रा है तो उसको गेट वाले क्वेश्चन में छोड़ देना उसको, ये है। तो उसको सॉल्व करो जैम गेट का PYQ ढंग से 4-5 बार कम से कम एग्जाम से पहले सॉल्व कर लो, ताकि एक एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आते हो, है ना, इस तरह से है। ठीक है, तो 18 का पेपर अभी डिस्कस करते हैं और डाउट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे इनसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बोल रहा है an कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है और a1 की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है इसमें कि है ना कि a1 2 है तो तुम एक दो टर्म निकाल के आइडिया ले सकते हो कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना, तो वो सिंपली एक आइडिया आ जाता है। जैसे यहाँ से तुम a2 फाइंड करके देख लो तो पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर लिमिट निकालना हो इसका तो l इज इक्वल टू 2l प्लस 1 अपॉन l प्लस 1, इसको सॉल्व करके l निकालो। लेकिन पहले सीक्वेंस का बिहेवियर देख लो कि सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा है, उसके हिसाब से लिमिट उसी तरह से तुम्हें पता चलेगा, है ना। तो a1 रखो फिर a2 निकालो a3 निकालो। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आपको पता है कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सीक्वेंस का वो लिमिट होगी, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो अच्छा उल्टा बोल दिया, है ना, अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लोएस्ट अपर बाउंड वो हमारा लिमिट होगी, और अगर डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, लार्जेस्ट लोअर बाउंड, इसको इन्फीमम बोलते हैं, तो वो आएगी। तो इसको पुट करके देखना फिर पता चल जाएगा क्या ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे क्वेश्चन में ये है, तो क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किए हैं, है ना। इसमें क्या करना है आपको, इसको ई में ब्रेक कर लेना है ना, ई की पावर लिख लो तो ये वाला ई की पावर कर दो इसको ई की पावर लॉग, तो एन स्क्वायर लॉग 1 प्लस 2/x आ जाएगा, और इंटू ई की पावर माइनस 2n है, यही चीज है। अब कुछ नहीं, इसमें log 1 प्लस x का एक्सपेंशन खोलो तो इसका हिंट बस यही है कि log 1 प्लस x का एक्सपेंशन ओपन करोगे तो सिंपली आपका ये कैंसिल हो गया इजिली, आप बाद में इनको इन्फिनिटी रख दो। तो यहाँ log 1 प्लस x का एक्सपेंशन यूज करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि an bn दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखो दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, an bn क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब un क्या है, मैक्सिमम है इन दोनों का, और vn क्या है, मिनिमम है इन दोनों का। तो an bn में जो भी लार्जर है वो an है, जो स्मॉलर है bn है, और दोनों कन्वर्जेंट है। तो अगर दोनों, तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, याद है ना यू मैक्सिमम का फॉर्मूला, हाफ इंटू an प्लस bn माइनस, अगर मैक्सिमम है तो प्लस मॉड an माइनस bn, इस तरह से आएगा ना। और मिनिमम का तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, हाफ an प्लस bn माइनस मॉड an माइनस bn। अब ये तुम्हें बोल रहा है कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब मान लो an की लिमिट स्मॉल a है, bn की लिमिट स्मॉल b है, तो कोई बात नहीं है, ये जो मैक्सिमम है उसकी लिमिट आ जाएगी स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस मॉड स्मॉल a माइनस स्मॉल b, ये आ जाएगी। और अगर मिनिमम की लिमिट ये आ जाएगी, तो लिमिट तो यूनिक ही होगी। तो मतलब ये है कि पूछा है आपसे कि इनमें से
कौन सा कन्वर्जेंट होगा, तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, ये और ये दोनों कन्वर्जेंट होंगे, क्योंकि एन बी एन कन्वर्जेंट है। और मैक्स मीन का ये फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये है। तो ए एन की लिमिट स्मॉल ए है, बी एन की लिमिट स्मॉल बी है, तो मैक्सिमम मिनिमम की जो लिमिट होगी वो भी फाइन मतलब यूनिक आएगी, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है दोनों। तो ये दोनों भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं। सर इसमें हम मान के देना अपनी तरफ से सीन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्या जैसे n स्क्वायर मान ले 1 स्क्वायर 1/n तो n स्क्वायर, हाँ कैसे भी कर लो, जो लार्जर टर्म्स है ना ए एन बी एन में, वैसे भी देखो एक ए एन के इक्वल होगा, दूसरा बी एन के इक्वल होगा, दो ही टर्म है ना, तो एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, और दोनों कन्वर्जेंट है। तो जब यू एन ए एन के इक्वल है तो वी एन बी एन के इक्वल आएगी, जब यू एन बी एन के इक्वल है तो ये वी एन जो है वो ए एन के इक्वल आएगी, तो उस केस में दोनों कन्वर्जेंट होगा। तो मतलब ए एन बी एन कन्वर्जेंट है तो दोनों कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये नेसेसरी नहीं है ये वाला फॉर्मूला लगाना हैं जो आपने लगाया हाँ, अरे एक क्वेश्चन के 1000 तरीके हैं, तो एक तरीका ये है ना। कई बार होता है ना बच्चे ना इससे नहीं ऐसे होगा, अरे उससे भी होगा, इससे भी होगा, उससे भी होगा, उससे भी होगा, 1000 तरीके से होगा, सब सही है। ये थोड़ी है कि वो ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है, ऐसा थोड़ी कि एक क्वेश्चन एक तरीके से ही होगा। तो दिस इज वन अप्रोच। तो मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें जो अब एग्जाम में जो आइडिया आएगा वही लगाओगे ना तुम। अब मुझे ये आइडिया आएगा तो मैं इससे सॉल्व करूंगा, तुम्हें तुम्हारा वाला आइडिया आएगा तुम उससे सॉल्व करो, आंसर सबसे सेम ही आना है। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारा जो आइडिया है वही मुझे भी आना चाहिए तभी मैं सही मानूंगा, ये सब्जेक्टिव में होता है ना। कई जगह तुम ऐसे प्रोफेसर मिलेंगे कि तुमने कुछ सॉल्यूशन किया, अब उनको पल्ले नहीं पड़ रहा तो गलत हो जाता है, तो वो सब्जेक्टिव में होता है, ऐसा थोड़ी है। आईआईटीज में ऐसा नहीं होता, आईआईटीज में जाओगे तो वहाँ अगर तुम उनको कन्विंस कर पाते हो तुमने क्या किया है, चाहे अलग ही किया है दुनिया से, अगर वो कन्विंस हो गए तो मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ है वहाँ पे। तो जरूरी थोड़ी कि जो दुनिया कर रही वही तुम भी करो, वैसा नहीं है। और आईआईटी का सिस्टम अलग है, वहाँ पे क्या है कि तुम्हें जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जैसे बीएससी एमएस में तुम्हारा होता है, वहाँ भी वैसे ही होता है। फिर तुम्हें वापस वो जो तुम्हारा आंसर चेक होके आएगा फिर तुम्हें वापस दे दिया जाएगा, बेटा लेके जाओ अपने घर, तो वैसा वहाँ पे होता है। बस वो मार्क्स नोट कर लेंगे प्रोफेसर, तुम्हारे साथ तुम्हारे पास सारा नोटबुक रहेगा, तो मतलब वहाँ पे मिलता है तुम्हारा, तुमने जो सॉल्यूशन लिखे, तो उसका सिस्टम अलग है। तो ये नहीं समझना है कि नहीं ये तरीका है तो इससे ही होगा, क्यों उससे होगा, दूसरा तरीका से भी होगा, तीसरे से भी होगा, क्यों उससे होगा, एक तरीका थोड़ी है। सो एम एक मैट्रिक्स है, आई 2 क्रॉस 2 एंटी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा लो, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो एम का, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे फिट कर लो कैली हैमिल्टन थ्योरम से, हो जाएगा। एफ एक्स आपका ये पीडीएफ है, ई एक्स दे रखा है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, ये गामा है ना, दिस इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर अल्फा की जगह इसने पी यूज किया है, ध्यान रखना। तो अल्फा की जगह पी है, जो मैं पीडीएफ लिखता हूँ तो उसमें हम लोग अल्फा यहाँ लिखते हैं बीटा की पावर अल्फा, तो बीटा की जगह ये अल्फा है, तो क्या ही दिक्कत है। इसका मीन जो होता है इस वाले केस में ये होता है अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई पी, नहीं पी बाई अल्फा, पी बाई अल्फा इज 20 और यहाँ से आ जाएगा p बाई अल्फा स्क्वायर इज 10। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व नहीं कर दोगे, वही पूछा है, कुछ तो है नहीं कि जस्ट टू इक्वेशंस हैं एंड टू अननोन्स हैं, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड करना है कि अल्फा और p की वैल्यू क्या है। मतलब गामा के पीडीएफ पे फिट करो और जिस वाले पीडीएफ पे फिट कर रहे हो उसका मीन वेरिएंस देख लो क्या है, वो यहाँ यूज करो और उससे आंसर आ जाएगा। फिर एक मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ देखो अगला क्या कह रहा है 6 वाला, तो ये CDF फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ CDF यूजिंग फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग CDF। पता है तुम लोगों को क्या करते हैं, क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 को CDF के टर्म में क्या लिखोगे, f of 0 minus of 0 minus जी, तो ये आपका हो जाएगा CDF एट 0, ठीक है, माइनस CDF एट 0 माइनस,
तो ये हो गया एग्जैक्टली 0 पे लेफ्ट हैंड, ये वैल्यू इसके इक्वल है। वैसे ही सबको लिख लो, ठीक है, सबको ऐसे सीडीएफ के टर्म में लिख लो और सीडीएफ दे रखा है यूज करो। अब ये है x1 x2 x3 जो है आईआईडी यूनिफॉर्म 01 है। अब यूनिफॉर्म 01 है तो इसका मीन क्या होगा, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा होगा x1। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में एक डाउट था, जैसे वो मिक्स्ड का पीडीएफ है तो जी। क्या हम दोनों को अलग करके करें या फिर ऐसे ही करें, मतलब एज अ पीडीएफ कंसीडर करके ही करें, क्योंकि वो 0 पे कंटीन्यूअस तो है नहीं। पीडीएफ की जरूरत ही नहीं, वो सीडीएफ दे रखा है, पीडीएफ की क्या जरूरत है। सीडीएफ की बात कर रही हूँ। हाँ, तो सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस हो, डिस्क्रीट हो, मिक्स्ड हो, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला तीनों बिना में सीडीएफ है, चाहे मिक्स का हो, डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सीडीएफ है ना, चाहे किसका सीडीएफ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, किसी का भी सीडीएफ हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पीडीएफ पीएमएफ निकालने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली सीडीएफ से आंसर आ जाएगा। ये सीडीएफ है तो सीडीएफ से आंसर आ जाएगा। अगर हम पीडीएफ से डील कर रहे हो तो जब हम मिक्स पीडीएफ दे रखा हो तो हमें सेपरेट करना चाहिए या फिर साथ में कर सकते हैं उसको, अगर इस केस में पीडीएफ के साथ मिक्स का पीडीएफ दे रखा हो। हाँ, पीडीएफ क्यों देगा, पीडीएफ अगर मिक्स होगा तो पीडीएफ पीएमएफ दोनों होगा फिर। हाँ, मतलब पीडीएफ और पीएमएफ दोनों दे रखा हो, जैसे मिक्स करके दे रखा होता है तो मुझे सेपरेट करके फिर क्वांटिटी निकालनी चाहिए, साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, तो पॉइंट पे मास है, पॉइंट पे पॉइंट ऐड होगा और इंटरवल पे इंटीग्रेट होगा, तो पॉइंट जिन पॉइंट पे मास है उन पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, साथ में इंटीग्रेट। इसका पीडीएफ थोड़ी, उसको तुम डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, इसको तुम अगर डिफरेंशिएट कर दिए तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4 minus 2x by 8, x from 0 से 2, 0 अदरवाइज। अब ये पीडीएफ है तो पीडीएफ ही नहीं होगा, चेक करो, 0 से इंटीग्रेट करके 1 नहीं आएगा। पीडीएफ नहीं होगा क्योंकि वो मिक्स्ड है ना, पॉइंट पे मास है। तो यहाँ x बराबर देख लो, जंप कहाँ पे है, 0 पे 0 है और यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, तो ये x बराबर 0 पे 1/4 मास है। तो ऐसा कहीं गिवन होगा ही नहीं, रेयरली ऐसा कभी होगा कि ऐसा लिखा होगा, क्योंकि 2 पे क्या है, 2 पे देख लो वैल्यू 4 2 8 माइनस 4, 1/2 प्लस 1/4, यहाँ 1 है तो 1/4 का जंप है। ये हो गया तुम्हारा पीडीएफ पार्ट या पीएमएफ पार्ट। बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो ये चीज इक्विवेलेंट है उन दोनों के, आगे क्या करें। x greater than equal to 1 वाले पे भी ऐसे लेंगे, x 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है भाई, तो पहले तो उसमें वहाँ 0 से 2 है, लेकिन 2 पे अलग मास है, तो यहाँ पे 1 पे मास है नहीं, है ना, 2 पे है, तो 1 से 2 में इंटीग्रेट करो इसको, पीडीएफ को, अगर वैसे करना है तो इससे गलती होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। हालांकि ये भी एक तरीका है, इससे भी आंसर वही आएगा। इस तरीके से तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर सही लगाओगे तो आंसर तब भी वही आएगा। तो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ चुकी है 1/4, तुम यहाँ से निकालो तब भी 1/4 ही आएगा। x बराबर 1.5, 0 आएगा ये, अब तुम यहाँ से निकालो तब भी 0 आएगा और यहाँ से निकालो तब भी 0 आएगा। ये है x बराबर 2, ये आया 1/4, तो ये 1/4 आएगा, चाहे यहाँ से निकालो तब भी, और यहाँ से भी दिख रहा है 1/4 है, वही चीज है। अब यहाँ पे बन गया 1 से इन्फिनिटी करनी है, तो सपोर्ट तो इसका 0 से 2 है, तो 1 से 2 में इंटीग्रेट करो इसको, मोर देन इक्वल टू 1 लिखा है ना यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करो, प्लस बाद में x बराबर 2 अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे मास है यहाँ पे, है ना। तो क्यों उतना कॉम्प्लिकेट करेंगे, हमें डायरेक्टली पता है सबका फॉर्मूला, सबको सीडीएफ के टर्म में लिखो। चाहे x कुछ भी हो, अगर ये सीडीएफ है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू CDF एट a माइनस CDF एट a माइनस, चाहे x कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड में क्या मतलब है,
प्रोबेबिलिटी x अगर लिख दिया मोर देन इक्वल टू a, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, और 1 माइनस लेस देन a है, तो ये CDF नहीं है a पे। CDF a पे तब श्योरली बोल पाएंगे जब x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। आपको डिफरेंस समझना होगा, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स, तीनों अलग अलग टाइप के रैंडम वेरिएबल है, सबकी अलग प्रॉपर्टी है। तो इन जनरल हम बात करेंगे, सो दिस इज CDF एट a माइनस, ये हो जाएगा। बाकी कुछ भी पूछ रहा है, ये फॉर्मूला लिखा ही रखा है पहले हमने कि x मोर देन a लेस देन इक्वल टू b, तो ये आता है CDF एट b माइनस CDF एट a। आगे अलग अलग है ना, केसेस हैं, CDF एट b माइनस CDF एट a माइनस। ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो दिमाग लगाओ, नहीं हो रहा तो अगले क्लास में पूछो। मैं फिर से वही कह रहा हूं, किसी क्वेश्चन का एक तरीका नहीं है। तो आप कई लोग क्या है, सॉल्यूशन वाला बुक देखते हैं, आपको लगता है यही सही है, कोई दूसरा इंसान दूसरा बता रहा होता है, चाहे आपका दोस्त हो कोई और, आपको लगता है नहीं वो गलत बता रहा है। तो इतना अंधभक्त नहीं बनना है ना, अंधविश्वासी नहीं बनना है। कहीं एक सॉल्यूशन देख लिए और मान लिए वही सही है ना, उसके अलावा 1000 सॉल्यूशन और सही हो सकते हैं और उससे बेटर हो सकता है। इसीलिए अपना दिमाग लगा के पहले अपना सॉल्यूशन करो, और तुम्हारा सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन है, वही एग्जाम में काम आएगा। कहीं रट्टा मार के वो एग्जाम में रेयरली याद आएगा, प्रेशर में जो रट्टा मारोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, सिंपली कि हमें क्या करना है, x1 x2 x3 जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, ठीक है। और तो यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ तुम्हें चाहिए x1 प्लस x2 है ना, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, e ऑफ x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस e ऑफ x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, ये है। अब यहाँ से क्या है मजे की बात कि x1 ये चीज और प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 और x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तीनों मिलकर 1 है ना, इसको भूल जाओ। अब अगर एक्सपेक्टेशन यहां तुम ऑपरेट कर दो ना, तो ये 1 ही हो जाएगा। अब एक्चुअली ये x1 x2 x3 IID था, तो ये और ये और ये एट द एंड IID ही आता है, एटलीस्ट वो अच्छा IID नहीं है तो क्या ही दिक्कत है, x1 x2 x3 IID है ना, तो इसका मीन सेम आएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल की है, तो यहाँ पे मीन तीनों का सेम आएगा, क्योंकि x1 x2 x3 आइडियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसका मीन इसका मीन इसका मीन, IID नहीं आएगा, मतलब मीन सेम आएगा, ये बोल रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं IID हो, मतलब मीन इसका मीन और इसका मीन इक्वल आएगा, क्योंकि x1 x2 x3 IID है, तो इसका मीन सेम आएगा। अब ये दिस 3 टाइम एक टर्म, तो ईच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 1/3 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 है ना, तो ये इजीली 2/3 आ जाएगा। दूसरा तरीका है, एक तो इससे कर सकते हो, और क्या तरीका है सर, जो आपने अभी बोला एक्सपोनेंशियल की वजह से, ऐसा है ना कि x1 अगर x1 x2 यूनिफॉर्म फॉलो करता है तो x1 by x1 plus x2 एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। हाँ, वो सिर्फ 2 के लिए है। हाँ सर, तो ये ऐसे कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा ना, ये x1 by x1 plus x2 plus x3। हाँ, वैसा कोई डायरेक्ट वैसा नहीं है। अभी डिराइव करके देखना पड़ेगा, ऐसा कोई थ्योरम तो है नहीं। x1 अपॉन x1 प्लस x2, हाँ उसका हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल होता है। x1 अपॉन होता है या x1 गिवन x1 प्लस x2 होता है? सर गिवन होता है, गिवन होता है ना, क्योंकि x1 गिवन x1 प्लस x2 इज सम t, ऐसा कुछ चेक करो, गिवन होगा। तो यहाँ बस यही पूछना चाह रहे हैं, हम मीन निकालना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मीन चाहिए। तो देखो है ना, तुम्हें
गिवन इंफॉर्मेशन से जो पूछा हुआ इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंचना है। तो बस तुम्हें देखना है कितनी जल्दी तुम पहुंच सकते हो, एग्जाम में तुम्हारा टाइम कम रहता है। तो तुम ये सब एक्स्ट्रा चीजें सोचने की जरूरत नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ मीन पूछा है, मीन निकालना है, सिंपल ये है। नेक्स्ट जो है आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है और ठीक है, पूछ क्या रहा है ये, एमएलई बताओ। तो एमएलई क्या होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो। अब लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, ज्वाइंट पीएमएफ या ज्वाइंट पीडीएफ, वही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो यहाँ आपके पास सपोर्ट दे रखा है, तो ये सपोर्ट है ना, तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे क्या आएगा, इसके हिसाब से लिख लो लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जो होगा तुम्हारा कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1 दे रखा ना ऑब्जर्व वैल्यू, इसी को यूज करो, x5 इज इक्वल टू 0, ये प्रोबेबिलिटी तो ये दे रखा है कॉमन पीएमएफ, तो ये वैल्यू यूज करो तो ये फंक्शन ऑफ थीटा आ जाएगी, है ना। जैसे ये आ जाएगा x1 बराबर 0 पे थीटा बाई 3, 1 पे आ 2 थीटा बाई 3, इस तरीके है ना, इस तरह से जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उस पे आपको मिल जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ थीटा आ गया। अब इस फंक्शन ऑफ थीटा को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो जिस थीटा के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा वो हमारा एमएलई है, तो उससे आ जाएगा। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है पूरे पेमेंट का, तो इसमें वैसे नहीं कर सकते कि एल थीटा मतलब इस सबकी पावर n इज इक्वल टू यहाँ 5 है, तो जनरल जैसे करते हैं। नहीं यहाँ वो थोड़ी करना है, वो तो आप तब करते हैं जब आपका यहाँ ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखा है। डिस्क्रीट में यही दिक्कत है, वो कॉन्टिन्यूअस में करते हैं जो आप करते हैं वहां पे कि प्रोडक्ट एफएक्स आई फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ आप कैसे वो करें, तो बर्नौली में भी तो ऐसे ही करते हैं। हाँ तो बस डिस्क्रीट कभी हाँ, तो इसका कॉमन पीएमएफ कैसे लिखेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं एल थीटा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई फ्रॉम 1 to 5। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या है, सर इसमें तो 0 1 2 3 तो दे रखा है ना, इसमें x की वैल्यू तो इसमें पीडीएफ वही दिक्कत है ना, वहां पे क्या आप उस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि बर्नौली में हम ऐसा लिख पाते हैं कि थीटा की पावर x 1 माइनस, तो पहले आप इस पीएमएफ को इस फॉर्म पे लिख के दिखाओ, तब जाके आप ऐसा ब्रेक कर पाओगे। लिख के देखो आप क्या करोगे, हाँ, तो अगर आप इस पीएमएफ को ऐसा लिख पाओगे तब जाके वो कर पाओगे। तो पहले तो आपको ये फॉर्म लाना है, यहाँ पे वो फॉर्म तो है ही नहीं, ये तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है, तो पहले उसके जैसा लिखो फिर काम करो आगे ना। तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा यहाँ क्या क्या पावर लोगे कि ऐसा बन जाएगा, तो उतना आसान थोड़ी है कि आप एक यहाँ सोचोगे कि थीटा की पावर क्या लूँ, बनाना मुश्किल है, इसीलिए ये वैल्यू दिया है ताकि आप ज़्यादा टेंशन नहीं लो, सीधा सीधा लाइक्लीहुड फंक्शन में x1 की ये वैल्यू लो, x2 की ये, x3 की ये, x4 की, x5 की ये, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालो और मल्टीप्लाई करो तो वो लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, और उसको मैक्सिमाइज करो। So consider 4 coin leveled 1 2 3 4. Suppose that the probability of turning head in a single toss of ith coin is I by 4। तो फिर से वही है, 4 कॉइन है, पहले कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4, दूसरे कॉइन पे हेड आने की 2 by 4, तीसरे पे 3 by 4, चौथे पे 4 by 4। तो ये E1 E2 E3 E4 मतलब ये पहले कॉइन, दूसरे कॉइन, तीसरे कॉइन, चौथे कॉइन, चारों पे हेड की प्रोबेबिलिटी दे दिया हमें। अब कह रहा है अ कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम, तो वही मेरे पास 4 चॉइस है, E1 E2 E3 E4। तो E1 है चूजिंग फर्स्ट कॉइन, E2 चूजिंग सेकंड कॉइन, E3 चूजिंग थर्ड कॉइन, E4 चूजिंग फोर्थ कॉइन। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो हम 4 ऑप्शन है ना कोई भी एक चूज करेंगे। एंड फ्लिप्ड, तो इसको हमने उछाला, तो हमसे पूछ रहा है कि गिवन दैट द फ्लिप रिजल्टेड इन अ हेड, बता दिया कि कॉइन पे हेड आया है, ठीक है। तो कॉइन पे हेड आया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन लेवल्ड था आइदर 1 और 2। तो मतलब वही है कि E1 गिवन A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A, ये निकालिए, बेस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। A इवेंट है दिस गेटिंग हेड, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखा है
MLE ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन निकालिए। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। तो MLE ऑफ बीटा वन जो होता है यहां से, हाँ बीटा वन का जो आता है क्या आएगा, तो यहां से चूंकि डेटा पॉइंट्स हैं तो ये 1/n है ना, ये सॉरी समेशन xi yi माइनस x बार y बार अपॉन 1/n समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो मतलब सिंपल इसका फॉर्मूला है बीटा नॉट आ जाएगा y बार माइनस बीटा वन हैट x बार। हाँ तो ये पुट करो आप, तो सिंपली सारे डेटा पॉइंट यहाँ पे गिवन है आपको निकालने के लिए। ये फॉर्मूला, बस इन दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। MLE पूछा है तो यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है इसमें MLE पूछा है, लेकिन मैं जो फॉर्मूला लिखा वो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर है, तो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही MLE आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। इसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं इसका जो MLE है और मतलब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एंड लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर दोनों सेम आएगा, ठीक है, इस मॉडल में। तो इसीलिए यहाँ MLE पूछा है, तब भी आप लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ही निकालो, सेम ही है दोनों। यहाँ पे जो है नेक्स्ट कि f माइनस 1 1 टू r है और fx आपको इस तरह से डिफाइन कर रखा है, तो पूछ रहा है कि बताओ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है 0 1 2, तो चेक करो कॉन्टिन्यूटी, है ना। तो आप बताइए मिलिक कंटिन्यूटी का मीनिंग तो सबको पता है ना, जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट द फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन से हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास fx ये है, gx ये है, तो आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था मैंने, ये है ना डाउट क्लास में। ऐसे इतने सारे डाउट क्लास, अगर सारा डाउट क्लास में बच्चा क्वेश्चन देख ले तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि fx माइनस gx, ये फंक्शन लो, इसका नाम hx रखो। सो hx एक फंक्शन लो fx माइनस gx। अब hx का सॉल्यूशन निकाल लो कि hx बराबर 0 होने के लिए क्या होगा, है ना। तो ये जो hx है आपका, इस hx का नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालो, तो उससे आ जाएगा 2 सॉल्यूशंस आएंगे। तो डिफरेंस लो, कैसे निकालोगे, h डैश x को 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू निकालो, देखो इंटरवल में कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, तो रफली ग्राफ बना लो एंड उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे है डोमेन D है हमारे पास कि वैसे पॉइंट जहां xi लेस देन y है, x लेस देन y है, तो D है सेट ऑफ xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर सच दैट x लेस देन इक्वल टू y है, और h एक फंक्शन दे रखा है d टू r, डोमेन ये है जहां पे ये है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ फंक्शन की डोमेन D पे। तो पहले डोमेन का ग्राफ बना लो। तो डोमेन का जो ग्राफ है, एक्चुअली आपका डोमेन यहाँ पे ये x इक्वल टू y है, तो इसने कहा है डोमेन जो फंक्शन का x लेस देन इक्वल टू y है। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे वन वेरिएबल केस में आपको क्लोज्ड इंटरवल दे रखा होता है वन वेरिएबल में, तो आप क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो और इंटरवल का एंड पॉइंट देखते हो, एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करके जिस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू आती है फंक्शन की वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और जिस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ 2 वेरिएबल केसेस हैं। तो आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही है, और क्रिटिकल पॉइंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद एंड पॉइंट पे अलग से फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो इसका बाउंड्री क्या है, x इज इक्वल टू वाई, बाउंड्री है x इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ x इज इक्वल टू वाई कर दो, y को भी x रख दो बाउंड्री पे, अब इसको सॉल्व कर लो, वन वेरिएबल बन जाएगा। तो पहले डायरेक्टली सॉल्व करो 2 वेरिएबल लेके, बाद में बाउंड्री पे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो पॉइंट आएगा दिखेगा कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। ये M एक मैट्रिक्स है XYZ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है विथ XYZ R क्यूब में है, इट्स अ कॉलम वेक्टर है। तो पूछ रहा है कि Q XX ट्रांसपोज और YY ट्रांसपोज है, तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये,
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या क्यू स्क्वायर क्यू है या क्यू जेड बराबर जेड है, क्या होगा बताइए? ये तो थ्योरम है हालांकि। तो इसमें सिंपल देखो, जैसे आपको क्या है ना, एंट्रेंस में बैठे हो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जनरल स्टेटमेंट वाला, तो क्यों जनरल के चक्कर में पड़े हम? आप अपनी मर्जी से, कुछ आइडिया नहीं देगा, अपनी मर्जी से मैट्रिक्स बना लो जो ऑर्थोगोनल होता हो, है ना, तो वो बना लो। जैसे सबसे आसान एग्जांपल है, इसने कहा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए ना, तो ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि ईच कॉलम दूसरे कॉलम से डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 0 आएगा, और ईच कॉलम का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 1 आएगा। सेम थिंग फॉर रो ऑल्सो, ईच रो दूसरे रो के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा और ईच रो का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ 1 आएगा। तो आप सिंपल अभी इनिशियली आप मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सपोज, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है, लेकिन इसमें ये है कि आपको क्या लगेगा, तो ये अगर फाइंड करो आप तो क्या आ जाएगा, क्यू आपका यहाँ से 2 टाइम आई आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है ना, तो वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ना, एक्स एक्स ट्रांसपोज, एक्स क्या है मर्जी एम कोई बना लो, मान लो मैंने कहा आइडेंटिटी ही बना लेते हैं, सो आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मान लो। और अब क्या मिल गया आपको, तो एक्स आपके पास ये वाला कॉलम है, वाई आपके पास ये वाला कॉलम है, अब ये करो इसके साथ है ना कैलकुलेशन, तो क्या बनेगा, ये एक मैट्रिक्स बना लो और देख लो क्या है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, हो जाएगा। तो यहाँ से 1 0 0 और इस तरह से 0 1 0 और 0 1, क्या 2 टाइम्स आ ही जाता है सर, 2 टाइम्स आ जाता है पक्का। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा 1 0 0 और इसको बनाओगे 0 0 0, कहाँ 2 टाइम आया है देखो जरा, ये 0 0 0, यहाँ से बस 0 1 0 0 0 0, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये बना ना। स्ट्रक्चर बनाएगा ऐड करके, कहाँ पे बनाएगा, यहाँ लास्ट में क्यू वाले के जो है क्योंकि दोनों ज्वाइन करके जीरो तुम्हारा क्यू क्या है, एक्स एक्स ट्रांसपोज वाई वाई ट्रांसपोज, एक्स क्या है एक्स अपने पहला कॉलम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आइडेंटिटी दिया अभी हमको, तो ये 1 0 0, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1 0 0, y है 0 1 0, इसका ट्रांसपोज क्या है 0 1 0, अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो 1 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये, अरे एक मिनट यहाँ मैंने गलत लिखा ना, एक मिनट रुक जाओ, ये जो है क्या था 0 0 0 ना, ये 0 है, मैं उस जीरो 1 की वजह से कह रहा था 0 0 0 0 0 0 होगा ना, ये तो 1 नहीं होगा 0 होगा, तो ये 0 था उसकी वजह से पूरा लिख नहीं पाया था, तो वो 0 ही है। तो ये हो गया। अब ये चेक करो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, नहीं, आउट हो गया, या आइडेंटिटी है क्या, नहीं। देखो एग्जांपल लिया, जो आउट हो पक्का आउट हो गया, क्या क्यू को क्यू स्क्वायर क्यू होगा, फाइंड करके देख लो आ जाएगा आई थिंक, है ना, तो ये आ जाएगा, और क्यू जेड जेड होगा तो जेड से मल्टीप्लाई करके देख लो, अब क्यू जेड जैसे कह रहा है ना, क्यू तुम्हारे पास ये आया, जेड मैं लूंगा Z1 Z2 Z3, तो Z1 Z2 Z3 तो आएगा नहीं क्योंकि थर्ड तो 0 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंपली मैंने इजीएस्ट एग्जांपल दिया एम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब फर्स्ट कॉलम x है, सेकंड कॉलम y है, अब यहाँ पुट कर दिया मैंने, q निकाल लिया उससे, q ये निकल के आया, अब देख लिया कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से ट्रू है, तो सिर्फ सी ट्रू है, तो बाकी सारे आउट हो गए, तो सी करेक्ट ऑप्शन है। और आई में मैं कोई भी एग्जांपल लूंगा तो सी ही करेक्ट होगा, ये नहीं दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बाकी आउट हो चुका है, तो ये चीज है। एक एग्जांपल एनफ है गलत कहने के लिए, तो बाकी ए बी डी गलत ऑप्शन है, तो सी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये सब्जेक्टिव एग्जाम में ये नहीं कर सकते जो मैंने अभी किया है, ये एंट्रेंस अप्रोच है ना, इसलिए अक्सर जो क्लास के टॉपर होते हैं उनका जैम गेट नहीं निकलता है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैंने नोटिस किया, जैसे मैं डीयू में था, तुम्हारे क्लास के जो टॉपर थे उनका जैम क्वालिफाई ही नहीं हुआ, और हम एवरेज थे वहाँ पे तो हमारा हो गया, सेम बाकी जगह भी ऐसे ही हुआ। तो जो ज़्यादातर जो रट्टू टाइप के बच्चे जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 0 है, मतलब जो प्रूफ याद इजीली कर लेते हैं, तो उनका कॉलेज में या स्कूल में नंबर तो आ जाते हैं,
अब एंट्रेंस में तो लिखना तो है नहीं कि आपको एकदम सुंदर सुंदर अक्षर बना के आप लिख दोगे सॉल्यूशन, प्रोफेसर इंप्रेस हो गया देख के। यहाँ तो कंप्यूटर देख रहा है, आपका कंप्यूटर सिर्फ एबीसीडी देख रहा है, बाकी तो देख ही नहीं रहा कि आप कितने मार्क्स आपके आए या कितने आप इंटेलिजेंट हो। वो तो देख रहा है कि आपके एबीसीडी में से आपने जो उसको फिट किया गया ऑप्शन ए, तो क्या आपने ऑप्शन ए टिक किया हुआ है, तो वो तो बस उसके हिसाब से मैच कर रहा है। तो यहाँ दिक्कत होती है। तो प्रॉब्लम ये सब क्या है, ये एंट्रेंस में इस तरह से करना पड़ेगा। अब जनरल लेके तुम एकदम ये सब कर रहे हो पूरा चेक, तो एक क्वेश्चन में 20 मिनट लग जाएगा, ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व बहुत सारे करने पड़ेंगे ताकि आपको अप्रोच डेवलप हो कि हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम, ये है। तो होता क्या है, तो F03 ना मतलब क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने होंगे ताकि आपको ये समझ आए कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे एंट्रेंस में, ये जरूरी है। तो 032R ये बता रखा है, पूछ क्या रहा आपसे, तो यहाँ इसने कहा नहीं है F PDF CDF एज्यूम नहीं करना है, मतलब अभी जस्ट एक मैथ्स का क्वेश्चन है ये कि ये F एक फंक्शन है, कैपिटल F दूसरा फंक्शन है। इसने कुछ जब तक आपको बोला ना जाए F क्या है तो अज्यूम नहीं करना कि F PDF हो गया, कैपिटल F CDF हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है, कि जस्ट नोटेशन है। तो F00 है, Fx आपको ये दे रखा है, और क्या होता है कि 0 to x ft dt, अब चेक कर लो क्या दिक्कत है, f डिफरेंस, हाँ लेबनिज रूल लगा के हो जाएगा ना। तो लेबनिज कभी-कभी ये कंफ्यूज हो जाता है, ft दे रखा होता है, ये fx के बराबर ही मानेंगे, ft dt दे रखा है। हाँ तो इसको f डैश x क्या है, fx आ गया, हाँ क्या दिक्कत है, f डैश x fx के इक्वल है और fx यहाँ पे है। तो जब तुम यहाँ f डैश 1 निकाल रहे हो तो क्या क्या कंफ्यूजन आ जाता है, ये हो गया, क्या दिक्कत है, f डैश 1 बराबर f1, अब f1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, f1 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ रखेंगे, e की पावर 1 माइनस 1, तो ये 0 आ गया, क्या कंफ्यूजन है, एक 1 बाई 1 स्टेप सॉल्व करो ना, यहाँ से डिफरेंशिएट किया, ये आया, अब मुझे f डैश 1 चाहिए तो मैंने 1 रख दिया, अब f1 चाहिए तो f1 यहाँ fx दे रखा है। तो क्वेश्चन में तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है ना, बस हमें पकड़ना है कि क्या क्या ज़रूरत है, हमें उसको यूज़ करना है। तो ये है, हो गया, बस पहला ऑप्शन ट्रू दिख रहा है, बाकी देख लो, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि आपका XYZ रियल नंबर है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आपको ये दे रखा है, तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या है। तो इसका सिंपल एक तरीका होता है, क्या करोगे कि इन दोनों का, हमने पहले में 2 टाइम्स किया था, फिर दोनों को ऐड किया था, तो उससे ये फॉर्म बन गई। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लो और इसका लीनियर कॉम्बिनेशन इसके इक्वल ले आओ, फिर वही लीनियर कॉम्बिनेशन वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो या नहीं तो यहाँ पे मान लो इसका कुछ वैल्यू है, सपोज कुछ ले लो ABCD समथिंग, तो वैसे कुछ मान लो P है फॉर एग्जाम्पल नंबर है, अभी 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करके बताओ P क्या होगा, ये है, वैसे कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखो, और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हो तो हो जाएगा। तो क्या करना है, 9x प्लस 7y प्लस z, अब कई सारे तरीके हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई एक सॉल्यूशन दिखाए, तुम अपना ट्राई करो अपने तरीके से, ये है। अब एक तरीका ये मुझे समझ आ रहा है कि मैं ऐसा करूँ कि इसको ऐसा लिख लूँ, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 टाइम 4x प्लस 2y प्लस z। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी करेगा, तो मैं अभी सिस्टम यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, 2x प्लस 4y माइनस z हो गया। अब यहाँ से क्या अल्फा 1 अल्फा 2 निकाल पाओगे, यहाँ 4 अल्फा 1 और यहाँ पे 2 अल्फा 2, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 9, फिर यहाँ से 2 अल्फा 1 y का कोएफिशिएंट, यहाँ से 4 अल्फा 2 और यहाँ क्या है 7, तीसरी इक्वेशन बनेगी। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालो, अब ये आ गया, तीसरी इक्वेशन बनेगी z का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट है अल्फा 1 यहाँ पे और यहाँ पे माइनस
अल्फा 2 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो चेक करो इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। और अगर अब ऐसा हो गया तो सेम लीनियर कॉम्बिनेशन इसके साथ ले लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा और अल्फा डिसाइड करो। अगर ऐसा अल्फा और अल्फा 2 मिलता है जो इसको भी सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब मुझे अल्फा और अल्फा 2 मिल गया, मतलब इस वेक्टर को मैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ लेफ्ट साइड के। तो ये जो मैं p लिख रहा था ना, ये p हो जाएगा अल्फा 1 टाइम 31 प्लस अल्फा 2 टाइम 19, ये हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरत है अल्फा 1 अल्फा 2 फाइंड करना, तो आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, तो तुम्हें देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है m मैट्रिक्स दे रखा है आपको, अब बोल रहा है mx है ना, तो इसे इक्वेशन बना लो सिंपली, m से मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब इसमें इसको रिड्यूस करो वेरिएबल, फिर देखो एंड में इसको यूज कर लो यहाँ पे, तो एंड में देखो कितने वेरिएबल बचता है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल इज द डायमेंशन। तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल बचेगा वो आपका डायमेंशन है। जो यहाँ नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल, यहाँ भी इक्वेशन निकालो, इसको यहाँ पुट करो, तो जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल बचेगा वो आपका डायमेंशन है, तो वहां से डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो उससे है। फिर बाद में इंटरसेक्शन चाहिए तो देख लो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये भी 2 दिन पहले सॉल्व भी किया था ना। देखो आगे है कि m कोई 3x3 की नॉन जीरो 3x3 की नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक रियल मैट्रिक्स है, 3x3 की है। तो हमें पहले से पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होती है ना, ये थ्योरम है कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और i 3x3 है तो पूछ लो है ना, इन्वर्टिबल है नहीं, i प्लस m इन्वर्टिबल होगा, यस। तो अच्छा एक मिनट, ये श्योर कैसे हो सकते हैं, इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक आइगन वैल्यू 0 है, अगर दूसरी आइगन वैल्यू -1 आ गई तो आएगी, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैथड होता नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक आइगन वैल्यू क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। हाँ, या तो 0 या नहीं, 0 नहीं, 0 तो उससे सीरियल होता है, इमेजिनरी नंबर ही होता है। तो हाँ, मतलब अगर ये जैसे यहाँ पे है ऑड ऑर्डर की है तो 0 या इमेजिनरी नंबर है ना, प्योरली इमेजिनरी, 0 या प्योरली इमेजिनरी, तो ठीक है। तो m की आइगन -1 तो आ ही नहीं सकते, तो ठीक है, ये ओके है, क्योंकि i प्लस m की जो आइगन वैल्यू, मतलब अगर i प्लस m की मैं आइगन वैल्यूज निकालूं तो इसका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। अच्छा, यहाँ भी प्रॉब्लम है, एक बार श्योर होना पड़ेगा ना, इसको अभी चेक करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा होगा 1 प्लस लैम्डा 1, 1 प्लस लैम्डा 2 एंड 1 प्लस लैम्डा 3, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या 0 हो सकता है, जहां लैम्डा आई क्या है आपके पास, प्योरली इमेजिनरी है, ये जो लैम्डा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा आगे चेक करते हैं, रुको। तो ये डी वाला तो गलत हो गया, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ m आर रियल, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आइगन वैल्यू इन्वर्टिबल नहीं, कोई डिमांड 0 है। अब मैं इनमें से डिसाइड करना है, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो रियल नंबर अल्फा, एक ऐसा अल्फा मुझे मिलेगा नॉन जीरो जिसके लिए अल्फा i प्लस m इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो बताओ ऐसा कोई होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ प्रोडक्ट इसका कभी तो ये ठीक है, मतलब है ना, तो बी वाला ही सही होना चाहिए, तो बी वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लैम्बडा आई जो है प्योरली इमेजिनरी है। देखो फिर से ये जनरल क्वेश्चन है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें अगर, क्योंकि जनरल में श्योर होना मुश्किल है, लेकिन एक आइडिया मिल जाएगा एग्जाम्पल लेके, जैसे यहाँ पे क्या है कि तुम एक 3x3 की कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो अपने हिसाब से, है ना। सो 3x3 की कोई भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो, वहां से हो जाएगा। जैसे ये है, मान लो अभी मैं जीरो मैट्रिक्स ले लिया, जीरो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नो प्रॉब्लम। तो मैंने ये जो m मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स ले लिया। अब ये एंट्रेंस अप्रोच बता रहा हूँ, टाइम कैसे बचेगा। अब इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन गलत है वो पक्का गलत है, तो मुझे उसके बारे में दोबारा सोचना ही नहीं है। जो गलत हो गया, जो ट्रू होगा फिर उसके बारे में सोचना है कि क्या सिर्फ इसके लिए ट्रू है या बाकी एग्जाम्पल के लिए भी ट्रू होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे जीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब ये कह रहा है इन्वर्टिबल है। हाँ, सी ऑप्शन में डाउट है सर, सी ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, तो हो गया।
वही पूछ देखो C एक नॉन जीरो नंबर है, तो वही तो पूछ रहा हूं, अल्फा आई मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी? आई की आइगन वैल्यू क्या होती है? 1 ना, तो अल्फा आई की आइगन वैल्यू, तो अल्फा प्लस लैम्डा, क्या लगता है लैम्डा कभी माइनस अल्फा आएगा? क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू माइनस अल्फा हो सकती है? नो सर। अल्फा रियल नंबर है तो कभी हो ही नहीं सकती ऐसा, तो अल्फा आई प्लस एम की आइगन वैल्यू कभी जीरो आ ही नहीं सकती है। तो ये कह रहा है इसकी आइगन वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, इसीलिए ये गलत है और ये सही है। आई प्लस एम की आइगन वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, है ना, वही शुरू में सोच रहा था ना मैं कि 1 प्लस लैम्डा, कोई भी एक आइगन वैल्यू ऐसा तो मिलेगा नहीं जिसकी जीरो हो जाएगी। तो मैं एग्जांपल दिया ना, 0 0 0 मैट्रिक्स लगा लो, चलो जीरो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नो। आई प्लस जीरो इन्वर्टिबल है, यस। आई प्लस जीरो नॉट इन्वर्टिबल है, नो। और आइगन वैल्यू रियल है इसका, तो यहाँ पे एक्चुअली रियल हो गया, तो इस एग्जांपल के लिए ट्रू हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं सुना कि ट्रू हो जाएगा, तो अभी इस एग्जांपल के लिए दो ऑप्शन ट्रू आ जाएंगे, है ना, इस एग्जांपल के लिए। लेकिन आप पर कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, कोई 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, तो प्योरली इमेजिनरी होगी तो यहाँ ये आउट हो जाएगा उस एग्जांपल से, क्योंकि जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लो तो उसकी आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आएगी, तो रियल तो नहीं, ये आउट हो जाएगा, तो फिर ये सही हो गया। तो यू टेक, है ना, एक दो एग्जांपल लेके एलिमिनेट करो ऑप्शन को एलिमिनेट करो। इसका ये स्टोरी है कि ये एक्चुअली MGF है नॉर्मल 0,1/n का, और ये खुद लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, mx1t प्लस mx2t एंड सो ऑन mxnt, ये हमारे पास है। अब ये जो mxt है दिस इज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन इन फैक्ट, है ना, जब साथ में नंबर भी था ये छोड़ दिया मैंने, सो 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर n स्क्वायर, आगे तो n तो इंफिनिटी तक जा रहा है, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से है, तो बोल लो लीनियर कॉम्बिनेशन फाइनाइट टर्म का है। तो ईच ये जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये जो MGF से यहाँ है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नया MGF आया है वो भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑन अ काउंटेबल सेट गिव्स प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी काउंटेबल सेट पे हमेशा 0 आएगा। ये थ्योरम है फिर से, सो थ्योरम यूज हो रहा है यहाँ पे आगे कि x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, MGF दे रखा है, तो कोई नहीं, इसको ब्रेक कर लो MGF से, या तुम्हें बताइए कैसे फाइंड करते हैं MGF से मीन, कैसे डिफरेंशिएट करके, या इसको पार्ट कर दो तो ये बाइनोमियल कुछ बन जाएगा ना, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट बन जाएगा तो उससे हो जाएगा MGF यूज करके। ये आपके पास क्या है, ये गामा, ये क्या है, काई स्क्वायर है ना, x ये किसका BF है, काई स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारे पास काई स्क्वायर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अब आप ठीक है तो यहाँ पे लगा लीजिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तो इसका मीन वेरिएंस तो पता ही है, तो इस पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर लो, से आ जाएगा। ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल है विद दिस फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, इसको डेफिनेशन से ही कर दो, पॉइजन विद मीन दिस, तो आप उसको डेफिनेशन से करोगे, फिर समेशन खोलना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, समेशन x + 1 फैक्टोरियल इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, तो इसमें कैलकुलेशन है ना, यहाँ आपसे कैलकुलेशन करना चाह रहा है, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये MGF है, सो MG मीन निकाल, इसका निकालो, फाइंड करो MGF। यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको ये पहले चाहता है कि आपको ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आए, है ना, पहले आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व, क्यूबिक इनइक्वालिटी है इनफैक्ट, तो क्यूबिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप इसमें क्या करते हो, एक हीट एंड ट्रायल से एक रूट
ढूंढ लो हिडन डाल तरीके से, जैसे 1 रख के देख लो तो 1 इसका एक रूट है ना, तो एक फैक्टर x माइनस 1 आ जाएगा। अब x माइनस 1 मिडिल टर्म स्प्लिट करके x माइनस 1 कॉमन निकाल लो, नहीं तो x माइनस 1 से डिवीजन कर लो, है ना, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक टर्म आ जाएगी और ये मोर देन 0, इसको फिर फैक्टराइज कर लो अगर पॉसिबल है तो ये हो गया। फिर इसको 0 बीच में एक फैक्टराइज हो रहा है, नहीं हो रहा है कोई, स्क्वायर 2 पे माइनस आ गया। अच्छा तो ये पॉजिटिव, क्या पता ये टर्म पॉजिटिव होगा हमेशा, इसको परफेक्ट स्कोर बना के देख लो, ये चीज है तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा, वो देख लो क्या आता है, वो देखो अगर पॉसिबल है ऐसा ठीक है, नहीं तो यहीं पे काम हो जाएगा कि इसको इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल 0 x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो ये तो x माइनस 1 आ जाएगा कोएफिशिएंट, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेटिक को समझ जाएगी, तो हम सॉल्व कर देंगे। हाँ वही वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालो, फिर ये एक इंटरवल बनेगा, कुछ इंटरवल में ब्रेक करो इसको, फिर उस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी निकालो, सॉल्व करके देखो। थोड़े एक तरीका काम ना है तो दूसरा तरीका लगाओ, तीसरा लगाओ, घर पे सीखना है तुम्हें तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करो, ये नहीं कि एक बार किए नहीं हुआ पूछ लेते हैं सर से, पहले थोड़े से एफर्ट्स मारो तो जाकर सीखोगे। सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा एंड में, फिर वो मैंने सॉल्व एक बार अगर मैंने कर दिया तो बाद में खुद 2-3 बार सॉल्व करके देख लोगे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, ये है। सो यहाँ पे है हमारे पास की ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है और कंडीशनल है, ये कंडीशनल है ना, कंडीशनल निकाल लो पहले चाहो तो, y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो और उसके बाद सिंपल है, मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के कंडीशनल मीन वेरिएंस निकालने हैं आपको, तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ये तो क्लास में भी किए हैं इस तरह क्वेश्चंस, तो ये बहुत है बेसिक, आपसे चाह रहा है कि कंडीशनल पीडीएफ निकालो, कंडीशनल मीन निकालो, कंडीशनल वेरिएंस निकालो, तो उसको देखो क्या आ रहा है। ये ज्वाइंट पीएमएफ है, तो फिर से वही ज्वाइंट पीएमएफ है, तो यहाँ कंडीशनल पीएमएफ पूछ रहा है आपसे फिर से, तो इसको तो ये तो इजी है, दे रखा है तो मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इंटरसेक्शन लगा के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लगाओ, और ये ज्वाइंट एमजीएफ है, ज्वाइंट पीएमएफ है, तो मार्जिनल पीएमएफ आ जाएगा दोनों से, मार्जिनल पीएमएफ को यूज करके ये आ जाएगा। यहाँ यह है कि एक्स वाई कोई दो इंडिपेंडेंट रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो हम लोग ये जानते हैं कि x अपॉन वाई जो है ये होता है स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब इसका मॉड लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका पीडीएफ क्या होता है, अगर मान लो ये तुम्हारा x अपॉन वाई, इसका पीडीएफ है 1 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये होता है। अब यहाँ मॉड लगा दिया तुमने, तो मॉड लगाने से हुआ क्या कि नेगेटिव जो वैल्यू थी वही पॉजिटिव हो गई, अब सपोर्ट इसका रियल नंबर था, अब सपोर्ट पॉजिटिव हो गया, तो कुछ नहीं होगा, जस्ट 2 टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, तो पीडीएफ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बस 2 टाइम आ जाएगा, तो 2 टाइम पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, क्या ये आ जाएगा, है ना। तो इसका पीडीएफ ये आएगा, मॉड नहीं होता तो ये 2 नहीं होता, और यहाँ x z बिलोंग्स टू रियल नंबर होता अगर मॉड नहीं होता तो। यहाँ पे है कि एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है आपको, फिर से पूछ रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, फिर से ये बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का डेफिनेशन लगाओ, कोवेरिएंस अपॉन, है ना, वेरिएंस x वेरिएंस y का रूट, एंड देन जो भी जगह फाइंड करो। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है और पीएमएफ दे रखा है, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेट आसान है, Ex इज इक्वल टू एक्स बार करो, उससे आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, तो फिर आप Ex स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन xi स्क्वायर करना, उससे आ जाएगा, मतलब फर्स्ट मोमेंट से थीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी यहाँ पे, सेकेंड मोमेंट से निकलेगी। ये आपको फिर से पीएमएफ दिया, यूनिफॉर्म 1 थीटा है, अच्छा थीटा की वैल्यू या तो 20 होगी या 40 होगी, दो ही पॉसिबिलिटी है, थीटा अननोन पैरामीटर है, अब h0 पे 40 है, h1 में 20 है, बोल रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1 है, देन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट कौन सा है, तो सिंपल यहाँ पे मोनोटोन, मतलब पहले तो लाइक्लीहुड रेशियो निकालो, फिर उसको चेक करो मोनोटोन है कि नहीं, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है कि नहीं,
तो इंक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन वही आ जाएगा। तो मतलब मैं जो बात करता हूँ इसके लिए LH0 अपॉन LH1, अगर ये इंक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन है x लेस देन के, अगर ये डिक्रीजिंग है ना, अगर ये डिक्रीजिंग है तो क्रिटिकल रीजन x मोर इक्वल टू लगाओ, ठीक है। तो जब ये इंक्रीजिंग है तो x लेस देन इक्वल टू के, जब डिक्रीजिंग है तो x मोर देन के कर लो, है ना। और यहाँ पे देखो अल्फा दे रखा है आपको, तो अल्फा इसलिए दिया है कि आपको चेक करना है कि ये कौन सा क्रिटिकल रीजन पे ये प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये अल्फा के इक्वल आना चाहिए। तो कौन सा क्रिटिकल रीजन है जिसके लिए रिजेक्टिंग H0 व्हेन गिवन H0 इज ट्रू शुड बी इक्वल टू अल्फा, वो भी चेक करना है। यहाँ पे x1 x2 है ना, रैंडम सैंपल है, पीएमएफ दे दिया आपको, और H0 H1 ये आपके पास क्रिटिकल रीजन है। तो इजी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, पावर ऑफ द टेस्ट, सो पावर ऑफ द टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से है। यहाँ पे क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, an है, इसको खोलोगे तो ये 1/n+1 से स्टार्ट हो रहा है, 1/n+2 एंड 1/n+n। तो ये देख के एक तो समझ, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका है कि सैंडविच थ्योरम या तो लगेगा, या फिर आपके पास जो इंटीग्रल वाला था लिमिट एज अ सम, हाँ वो लगेगा, या तो यहाँ पे आपको देखना है क्या फिट बैठ रहा है उसके हिसाब से, है ना। तो ये n+1 से 2n था, तो आप देख लो क्या फिट बैठेगा। अगर आप n कॉमन ले लोगे इसमें से तो 1+1/n, 1+2/n, 1+n/n उस पर ही फिट कर सकते हो, है ना। लिमिटाइजेशन से आ रहा है इसका। हाँ 1/n कॉमन ले लो, तो n जो है इसमें कॉमन लोगे सब में से, तो ये 1/1+k/n, n फ्रॉम 1 to ये आ जाएगा। और यहाँ लिमिट n, क्या पूछना क्या चाह रहा है, एक मिनट पहले देखिए पूछना क्या चाह रहा है। अच्छा चेक करना है कन्वर्जेंट है कि नहीं है, बाउंडेड है, तो पहले लिमिट लगा लो सीधा सीधा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1/1+x dx लिमिट 0 से 1, चेक कर लो क्या आएगा, तो log 2 आ जाएगी नहीं, तो log 2 मतलब ये कन्वर्जेंट है। अच्छा इज आर ट्रू है तो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड एबव भी होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा। इंक्रीजिंग चेक कर लो, n की वैल्यू बढ़ाने पे क्या हो रही है, जैसे मैं अगर a1 अगर फाइंड करता हूं मैं, तो a1 का मतलब है कि n को 1 रखना है मुझे, तो a1 क्या होगा, k बराबर 2 से 2 तक, है ना, तो 1/2 हो जाएगी। a2 क्या होगा, a2 के लिए मुझे दो टर्म लेने हैं, तो 1/2 2 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 2 के लिए मेरा स्टार्ट होगा 3 से 4। यहाँ पे देखो मैं इनको 3 रख रहा हूँ, तो यहाँ के मेरा a2 निकाल रहा हूँ, तो a2, तो n को 2 रख रहा हूँ, तो n+1 3 हो गया, और ये 2 है ना, तो कितना हो जाएगा 4, हाँ तो 3 से 4, तो 1/3 प्लस 1 कितना होगा, ये 7/12, और ये क्या है 7/12 कितना, 6/12 से ज्यादा है, तो मतलब ये 1/2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हो गया। चेक करो, है ना। तो दो टर्म जैसे मैंने निकाले, अगला टर्म निकालो, और देखो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कहाँ, इसकी वैल्यू क्या थी 0.5, 7/12 क्या आएगी 0.5 से थोड़ी ज्यादा। अच्छा log 2 की वैल्यू क्या है, मैंने कहा ये log 2 आएगा, log 2 बेस e वाला, तो बताओ log 2 बेस e वाला का आंसर क्या होता है वैल्यू, 0.69, सो 0.69, तो मतलब ओके है ना। पहला टर्म 0.5 है, फिर 0. थोड़ा ज्यादा हुआ, और एंड में 0.69 के अप्रॉक्स 693 होता है, तो मतलब कुछ टर्म छोड़ के सारे टर्म 0.693 के इक्वल आने लगेंगे, इनफाइनाइटली मेनी टर्म, तो उससे आगे नहीं जाएगा कोई भी नंबर। तो ये बाउंडेड एबव बाई 1 बोल दो, बाउंडेड बिलो बाई 0 बोल दो, तो ये टर्म बाउंडेड बिलो इंक्रीजिंग भी है, चेक करो।
चारों ट्रू है इसमें, चेक कर लो एक बारी। यस सर, 4 ट्रू। अब 4 ट्रू है, तुमने 3 लगाए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो वो है, तुम ट्राई करके आ सकते हो। ए एंड बी कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। सो ए एंड कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? फिर से वही है, तुम एग्जांपल लेके डिस्कार्ड करने की कोशिश कर सकते हो और अदरवाइज प्रूफ भी कर सकते हो। तो प्रूफ के लिए मान लो ये ऑप्शन जो है समेशन बी एन टाइप का है। अब ए एन और बी एन में देखो कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे टेस्ट थे, है ना, मतलब ये ऑप्शंस हैं समेशन बी एन। तो यहाँ बी एन की जगह ए एन स्क्वायर है, यहाँ बी एन की जगह रूट एन है, बी एन की जगह ये है। अब ए एन बी एन में कंपैरिजन टेस्ट था, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था, है ना, बहुत सारे टेस्ट, उसमें अप्लाई करो कौन सा टेस्ट लगाओगे, तो उसमें चेक करना पड़ेगा अप्लाई। ये एग्जांपल लेके जिसको आउट कर सकते हो एग्जांपल लेके आउट करते जाओ। ये यहाँ से ये सीक्वेंस ऑफ रियल पहला टर्म 3 है, तो इसके भी कुछ टर्म निकाल लो, पहले एक दो टर्म निकाल के देख लो, उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि सीक्वेंस के टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं। तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और लिमिट जो आएगी अगर इंक्रीजिंग है तो जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो लिमिट होगी, डिक्रीजिंग है तो जो इन्फीमम वैल्यू होगी वो हमारी लिमिट होगी। तो आपको वो चेक करना है यहाँ पे क्या होगी। तो a1 is 3, a2 फाइंड करो, है ना। यहाँ अगर a1 3 पुट करोगे तो 9 minus 6, 3 plus 4 7/2, तो ये 3.5 हो रहा है ना। फिर a3 निकालोगे तो 3 3.5 बढ़ती जाएगी, देखो आगे, तो ये सीक्वेंस की लिमिट बढ़ती जाएगी। यहाँ से अगर तुम लिमिट निकालने की कोशिश करोगे तो l is equal to l square minus 2l plus 4/2, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ 2 आ रही है, तो ये लिमिट तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये तो इसके सारे टर्म 2 से ज्यादा है, जब सीक्वेंस के सारे टर्म 2 से ज्यादा है तो लिमिट 2 आने का मतलब है कि सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मेनी टर्म 2 के इक्वल है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि टर्म तो 3 से स्टार्ट है, 3 3.5 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक जाएगी, तो 2 पे तो वापस आना ही नहीं है सीक्वेंस को कभी, तो 2 लिमिट कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कन्वर्जेंट नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये 2 लिमिट क्यों निकल के आया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये है मोनोटोन। चेक कर लो, मोनोटोन तो है ना, इंक्रीजिंग है, ये बाउंडेड है, बाउंडेड तो नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग है ना तो बाउंड होगी नहीं, लिमिट ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। ये फंक्शन है सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, वन वेरिएबल फंक्शन है कैलकुलस का, क्लास 12th में इससे रहता है। तो वन वेरिएबल फंक्शन आपको क्या करना है, जस्ट चेक करो मिनिमा कहाँ है, मोनोटोन है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, ये चेक करो। सिंपली वन वेरिएबल है तो ट्राई करके आओ। हाँ तुम ट्राई करके आओ, अगले क्लास में बताते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है, यहाँ पे देखो कंपेयर करना आता है तुम्हें। ये क्या है, x2 x4 प्लस x4 sin 1/x। साइन एक्स और एक्स में क्या रिलेशन है? तो यहां से आ जाएगा x साइन 1/x जो है वो मोर देन 1 है, ऐसा कह रहा है ये। जब x 0 से ज्यादा है तो साइन 1/x अपॉन 1/x ये किसके इक्वल आता है? 1 के आता है। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो ये तो गलत कह रहा है ना, मतलब चेक करो, तो 1 ज्यादा तो नहीं आया ना कभी भी। अच्छा ये बताओ साइन x और x में क्या रिलेशन है? तो इसमें क्या रिलेशन है? तो इसमें क्या रिलेशन है? तो मतलब x साइन 1/x लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा है, ये मोर देन 1 होगा, तो ये उल्टा कह रहा है, ठीक है। यहाँ दिमाग तुम्हें क्या लगाना, तुम लोग ट्राई क्या नहीं करते, fx को ये रख दो सीधा सीधा, fx जगह ये रखो, सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, जो आया वो फॉल्स है, ये आया था ना ये फॉल्स है, उल्टा होता है। थोड़े हाथ पैर चलाओ, मतलब कुछ करो, क्वेश्चन जब मिल रहा है तो थोड़े बहुत ट्राई करो, इधर कुछ करके देखो, कुछ करोगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा, तो ट्राई तो करना पड़ेगा। P प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट असाइन द सेम वेट टू ईच ऑफ द पॉइंट, ठीक है।
मतलब ये है कि तो चारों पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो ये सिंपल है ना, तुम खुद चेक कर लो, डेफिनेशन बेसिक है। तो सही आपके पास क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है ये कि which of the following statement is are true, है ना, तो बस फाइंड करो, इसमें तुमने क्लास में कराए हैं। तो इसका लेंथ निकाल लो इंटरवल का, कॉन्फिडेंस के इंटरवल लेंथ निकाल लो इन किसी फिक्स करके, और उसके बाद उससे लार्जर लेंथ का कोई भी इंटरवल तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि x1 x2 xn with a sample from uniform 0 थीटा। अब मैक्सिमम है ये, कौन सा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो इसका मतलब ये है, पहले तो इसका एमएलई निकालो। एमएलई क्या आता है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू n अपॉन n प्लस 1 की लिमिट 1 होती है ना, ये भी थीटा क्यूब है ना। वो थ्योरम है, बच्चे ज्यादातर वो थ्योरम यूज करते हैं, मीन निकालते हैं, फिर देखते हैं थीटा क्यूब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरिएंस निकाल रहे जीरो, वो सब इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा डेफिनेशन लगाओ। ये एक्स एन क्यूब है, सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, है ना, ये नहीं होगा। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल विल नॉट कन्वर्ज, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, तो विल नॉट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा क्यूब, है ना, सो चेक भी कर सकते हैं, देख लो तो जाएगा। एंड दिस थिंग विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2 है, तो 2 का क्यूब 8, और ये क्या है, x बार है, तो x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, तो x बार क्यूब है तो विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex, ये ठीक है, तो आ जाएगा थीटा क्यूब ये, तो ये और ये ओके है। यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो एक फंक्शन दे दिया, यहाँ से निकाल लो क्या पूछ रहा है, एमएलई, फिर ये पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करके सी थीटा आ जाएगा, फिर एमएलई देख लो क्या होता है। यहाँ भी ऐसे ही आपके पास एक पीडीएफ दे रखा है, तो कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर देख लो क्या आता है ना, तो यहाँ थीटा एक साथ में है, समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट आएगा, और समेशन एक्स आई अगर कंप्लीट सफिशिएंट है तो देख लो किसका मीन निकालने पे, इनमें से किसका मीन निकालने पे ये आएगा, तो ठीक है, ये तो ओके है। अब मीन देख लो क्या है, पहले हमने सॉल्व किया था, आई थिंक ये सी आया था, क्या आता है इसमें करेक्ट, किसको याद है, सी वाला आ रहा था सर, सी वाला सी आएगा, हाँ पहले सी सॉल्व, आता है। अच्छा हाँ वही 2n माइनस 1 अपन हुआ है ना, ठीक है, तो से आ जाएगा। यहाँ है कि x1 x2 रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म थीटा थीटा प्लस 1, तो इसका जो लाइक्लीहुड फंक्शन आता है वो आता है 1, कब, जब यहाँ x की थीटा लेस देन xi है, सो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ जो है थीटा प्लस 1 मोर देन xi है, क्योंकि x इस बीच में होगा, तो थीटा प्लस 1 मोर देन xi है, तो थीटा प्लस 1 मोर देन ईच xi, तो थीटा प्लस मोर देन मैक्सिमम ऑफ ऑल, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मोर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, तो ये पूरा इंटरवल एमएलई हो जाएगा, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन कांस्टेंट निकल गया, तो लाइक्लीहुड फंक्शन जब कांस्टेंट है तो एमएलई जो होगा पूरा इंटरवल हो गया। अब पूरा इंटरवल एमएलई है तो कोई बात नहीं, तो पूछ क्या रहा है, और एमएलई इज अ कंसिस्टेंट फॉर द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, यू कंसिस्टेंट है, यू क्या है, मैक्सिमम, तो कंसिस्टेंट जो होगा वो ये होगा, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 से लेके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स तक, समझिए, तो एक इंटरवल है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स यहाँ है, ये मिनिमम है सबका, और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1, ये आपका एमएलई है, जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा इधर होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो आगे होगा ना, मिनिमम इधर है, उसमें से 1 घटाया तो ये पीछे आ गया, ये चीज है। सो दिस इंटरवल इज एमएलई, तो पहला बोल रहा है कि U कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो ये गलत कह रहा है, V कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, सही कह रहा है। अब बाकी
इसको उसके हिसाब से देख लो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये u माइनस वन है, ये भी बता रखा पहले मैंने शायद, हाँ u माइनस वन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा, v कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी थीटा। अब इसके हेल्प से ये दोनों डिसाइड कर लो, ये है ना। सो 2u, तो अगर मैं 2u माइनस टू, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, घटा दो, तो 2u माइनस वन माइनस v विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2 थीटा माइनस थीटा, जो कि थीटा हो जाएगा। तो ये भी ओके है। और यहाँ पे ये है ना, सो 2v माइनस u माइनस वन दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 2 थीटा माइनस थीटा एंड दैट इज थीटा। तो ये भी ओके है, ठीक है। देख लो, तो यहाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टीज यूज किया है, और एमएलईज निकाले बिकॉज एमएलईज आर कंसिस्टेंट, सो उससे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको दे रखा है, इजी है ये। सर इसमें जो सम n स्क्वायर हमारी n फैक्टर आता है, इसके बाद n स्क्वायर आता है कितने टर्म्स है ये? हाँ, ये टोटल n को अगर 1 रखते हैं तो 2n माइनस n टोटल। हाँ, तो ये n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। यस सर। और इसका क्या करना है, मुझे सीरीज निकालनी है। सो सीरीज n इंटू n और n इंटू n माइनस वन, n काट दो, n यहाँ 1 से इन्फिनिटी लो, n माइनस वन फैक्टोरियल। अब n को भी हटाओ, तो n हटाने के लिए क्या करोगे, n माइनस वन प्लस वन, n माइनस वन फैक्टोरियल। अभी n 1 से इन्फिनिटी है, इसको ब्रेक करो, सेपरेट करो इसको, तो सेपरेट करोगे तो आएगा 1 अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल, n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, प्लस समेसन 1 बाई n माइनस वन फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देख लो अब इसका सम क्या, इसका क्या आता है आंसर, क्या आएगा? ये हम डायरेक्ट इसमें 1 upon n माइनस 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो वैसे ही हो जाएगा n से n माइनस करोगे नहीं, सही है, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका सम क्या आता है, e की पावर 1 प्लस e की पावर 1, ये 2e आएगा। लेकिन देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हमने कैलकुलेशन में, है ना। तो इस तरीके से 2e आंसर क्या है, देखो इसका आंसर क्या है, ये आ रहा है, 2e आ रहा है, है ना। e होता है 2.718, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5.71 आ रहा है, 71 चेक कर लो एक बार, चेक मतलब इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा, कर लेना। ये आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, फिर से अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक फंक्शन है, मतलब एक सेट है इसमें, तो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली दो सर्कल के बीच का रीजन होगा। मतलब अब ध्यान ये रखना है कि ये दोनों वो है, y पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है, y विल नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू, तो कहीं कहीं सेमी सर्कल्स के बीच का रीजन है। चेक करना है, सेमी सर्कल ही है पक्का ना। तो स्क्वायर करेंगे, नहीं सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ पे क्या है, y बराबर रूट अंडर दिस माइनस दिस, है ना। इसको मतलब ग्राफ बनाने की कोशिश करो, तो y बराबर रूट अंडर, वो सर्कल बनना है, दोनों x एक्सिस से पास, x बराबर 0 से पास हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, ओके। तो एक काम करो, y स्क्वायर प्लस x माइनस टू स्क्वायर बराबर 4, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा, ग्राफ बनाओ और देन इसके बीच का एरिया देख लो क्या आएगा। यहाँ पे देखो ये फंक्शन कल भी आया था, ये जो है ना मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, इसका जो ग्राफ होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y माइनस x इक्वल टू 1। तो चार केसेस है ना, जब x y दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो चार लाइंस बनेंगी, उनका ग्राफ बना लो। तो ये ग्राफ है इसका, अब लेस देन 1 है तो ये वाला रीजन है एक्चुअली, ठीक है। तो एरिया निकाल लो, तो ये एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, 4 गुना कर दो। इसमें कोई इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है ना। पिछले क्वेश्चन में भी अगर डायरेक्टली तुम्हें दिख जाए, अगर वो तो ग्राफ बनाने के बाद पता चलेगा कैसा दिखता है,
जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया था, यहाँ कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, एरिया ही चाहिए ना, मैं कैसे भी एरिया निकालूं, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे उस नंबर से मतलब है। यहाँ पे देखो, इसको फिट करो बीटा का, वहां पे बीटा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, बीटा फर्स्ट टाइम पे फिट करके इजीली आंसर आ जाएगा। क्या होगा, इसको अगर लिखूंगा 1/π0 से 1, तो t की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस टी की पावर बीटा माइनस 1 dt। बताओ अल्फा क्या है और बीटा क्या है? बीटा सर 5/2 है। अल्फा क्या है? 1/2। अल्फा है सर 1/2। ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बीटा फंक्शन 1/2 5/2 अपॉन में पाई। अब इसको ब्रेक कर दो, बीटा को गामा में ले आओ, गामा 1/2 रूट पाई होता है, तो उससे ब्रेक कर लो। और तो बीटा जो अल्फा बीटा है वो आता है गामा अल्फा गामा बीटा एंड गामा अल्फा प्लस बीटा। फिर बाद में एक प्रॉपर्टी यूज होगा, गामा अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 गामा अल्फा माइनस 1, ये यूज करो तो इससे आ जाएगा। A fair dice roll 3 times independently given 6 appeared at least 1, ये बेसिक प्रॉपर्टी का है, नेडेसन प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी ऑफ E गिवन F निकालना है, निकालो। फिर यहाँ पे आपको दे रखा है ज्वाइंट पीएमएफ, ज्वाइंट पीएमएफ दे रखा है GMHM ये है। तो पूछ क्या रहा है, E ऑफ XY, तो लगाओ डेफिनेशन, ठीक है। इनफैक्ट दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ना, है कि नहीं, है ना। तो EX इंटू EY कर लेना। अब ये गलती मत करना ये समझ के कि ये PMF X का, ये PMF Y का, उसके हिसाब से तुम्हें फिट करने की जरूरत है। पहले चेक कर लो कि PMF है कि नहीं, उसके बाद अज्यूम नहीं करना है ना, चेक करके देख लो। तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये, और इंडिपेंडेंट है तो ब्रेक कर लो। ये बेसिक प्रॉपर्टी का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ब्रेक करो, उससे आ जाएगा, इजी है। ये भी बेसिक प्रॉपर्टी का ही है ना। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2018 में 10 मार्क्स का बेसिक प्रॉपर्टी आया था। 5-6 क्वेश्चन इसमें होंगे, 5-6-7 क्वेश्चन है जो बेसिक प्रॉपर्टी में थे, मतलब 10 मार्क्स का सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी था 18 वाले पेपर में। तो A1 A2 A3 ना विद इवेंट सच दैट, और तब 60% प्रोबेबिलिटी आता था ना, 60-40 का रेशियो था, 40% मैथमेटिक्स 60% स्टैटिस्टिक्स। अभी 70-30 है ना, वो है। सो सिंपल है यहाँ भी, ईच AI जो है हमारे पास 1/3 है, इंटरसेक्शन दे रखा है 3 का दे रखा है, तो क्या ही है, नन ऑफ द इवेंट अकर्स। तो मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका, नन ऑफ द इवेंट अकर्स। हाँ ओके, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट, या 1 माइनस एटलीस्ट 1 अकर्स, है ना। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 अकर्स, ठीक है। यहाँ आपको सिंपल एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीडीएफ्स है, इनफैक्ट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पीडीएफ्स हैं, तो इजी है ये। सो x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX। अब आपका काम है यहाँ पे EX निकालना, तो ये EX कुछ ऐसा बनेगा, ये लैम्डा F1x है प्लस 1 माइनस लैम्डा F2x है, तो आपका लैम्डा EX1 बनेगा और 1 माइनस लैम्डा EX2 बनेगा। तो वैसा करके निकाल लो। इसमें आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है और PDF है, पूछ क्या रहा है, MLE निकालो, निकालो MLE, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के मैक्सिमाइज करो। इसको बता दो ये यहाँ पे क्या हमारे पास है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f' कॉन्टिन्यूअस है, f' 318 है, gnx दे रखा है, तो gnx n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगी। तो यहाँ पे मुझे कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो जहाँ f' 318 आता हो। 3x² है सर। रुको रुको, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f' कॉन्टिन्यूअस है और f' 318 है, ठीक है। 3x² आ रहा है सर। fx क्या लेंगे, 3x²। 3x², तो इसका f' क्या आएगा, 6x। तो f' 3 तुम्हारा 18 हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन डिफरेंशिएबल। वो भी ले सकते हैं, हाँ हाँ, क्या ले सकते हैं, x³
एक्स क्यूब, ओके। तो अगर आप एक्स क्यूब लेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आएगा आपका 3x स्क्वायर, और एफ थ्री कितनी आएगी? ये तो सर 27 हो गई। हाँ 27 आएगा सर। हाँ, यहाँ पे 20 है ना, 27 हो गया। तो वैसे कोई भी, मतलब ऐसा कोई भी सुटेबल एग्जांपल लो, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन है, ये कहना चाह रहा है कि एफ तुम ऐसा कुछ भी लो, तुम्हारा आंसर कॉमन आने वाला है। तो तुम, चूंकि हम सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिख रहे हैं, तो हमें आंसर से मतलब है, प्रोसेस हम कोई भी लगाए कोई दिक्कत नहीं है, बट सही प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव वे में क्योंकि एग्जांपल ये गलत होगा, लेकिन चूंकि कोई भी फंक्शन वैल्यू जो इस अजम्पशन को होल्ड कर रहा है, तो आंसर डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो पुट कर लो, क्या दिक्कत है, एन टाइम, तुमने अगर ये 3x स्क्वायर दिए हैं, 3x स्क्वायर रख लो। सर ये 5 है और ये कुछ नहीं होगा इसमें। अरे भाई देखो, जनरल भी सॉल्व करता हूँ। सर यही कंफ्यूजन हो रहा था कि x प्लस 5 है ये। तो भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, x प्लस 5/n है, तो 5/n क्या प्रॉब्लम कर रहा है? कुछ प्रॉब्लम थोड़ी कर रहा है। जो x है उसको तुमने फंक्शन कहा 3x स्क्वायर लो, वही कहा ना, तो तुम उस x की हटा के x प्लस 5/n रखो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर fx तुम्हारा 3x स्क्वायर है ना, तो f ऑफ x प्लस 5/n क्या होगा, 3 टाइम x प्लस 5/n का स्क्वायर होगा, क्या प्रॉब्लम है? ये तो बेसिक बच्चों वाला ये है ना, कि मुझे fx पता है, ये इसका क्या होगा। अरे भैया ये x की जगह ये आ गया, तो x की जगह ये रखो, तो इसमें क्या ऐसा है, स्क्वायर था ये है, यहाँ भी ऐसे ही है, 3 टाइम, करो इसका कैलकुलेशन अब। हालांकि ये डेरिवेटिव के डेफिनेशन पे है, उससे भी कर सकते हैं हम लोग, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए भी लगा सकते हैं। तो ये एन को नीचे बुला लेंगे तो 1/n हो जाएगा, नहीं 1/n हो जाएगा, तो इसको हटा दो, और उसके डेरिवेटिव के डेफिनेशन में भी फिट कर सकते हैं उसको हम, ये भी है, जनरल करना हो तो। सर हाँ जी, सर fx 18x लेंगे तो अब हो जाएगा सर। हाँ 18x भी ठीक है, वो भी चल जाएगा। तो 18x हालांकि कैलकुलेशन आसान रहेगा, है ना, ये है, तो उससे भी आंसर वही आएगा। n रख लो, इसको 18x कर दो, तो 18x प्लस 5/n माइनस 18x माइनस 2/n। अब सॉल्व करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, बताओ क्या आएगा। G3 पूछ रहा है, बाद में 3 रख लेना n को, तो ये n और जब चेक करो कैलकुलेशन पहले क्या आएगा, तो ये 18x यहाँ से कट जाएगा, 18x कैंसिल, और यहाँ 18 5 जा 90/n माइनस, मतलब प्लस हो जाएगा 36 प्लस 90 कितना होगा, 126। वही आंसर है। और ये 126 कोई मतलब वो नहीं है, तुम वो यहाँ से भी वही आंसर आएगा, तुम यहाँ से भी खोल के देखो आंसर वही आएगा। चेक कर लो एक बार, आंसर लो, सर आ गया सर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपको x1 x2 x3 दे रखा है, x4 दे रखा है, m बराबर xi ट्रांसपोज, है ना, ये हमारे पास है। हाँ, तो क्या करोगे आप, इसको सर उससे मल्टीप्लाई और सम करके हाँ वो उससे भी हो जाएगा, तुम ओपन करके एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, m क्या है ना 4x4 की मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। अब 4x4 की मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो, एक वो भी तरीका है। यहाँ पे क्या है, फिर से डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो ये भी वैसे ही है, एक जनरल क्वेश्चन है, एक फंक्शन अज्यूम करो, पुट करो, हो जाएगा। यहाँ तुम्हें हो सकता है ऑर्डर चेंज करना पड़े, है ना, ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करो, तो क्योंकि y मुश्किल है, तो पहले इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, लिमिट चेंज करो, और उसके बाद करो कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या है कि आपको पीडीएफ दे रखा है, प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो पता ही आपको क्या करना होता है, इसको इंटीग्रेट करो इस इंटरवल पे, उससे पहले के निकालना पड़ेगा, के निकालने के लिए पीडीएफ का डेफिनेशन, तो सपोर्ट पे इंटीग्रेशन इक्वल टू 1, तो उससे के निकल आएगी, और इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। ज्वाइंट एमजीएफ दे रखा है, तो पहले इसका डिसाइड कर लो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके हिसाब से फिट कर दो, हाँ उसके हिसाब से फिट कर दो। और यहाँ पे क्या है कि ये जो रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 x4 IID है, और सपोर्ट 1 2 3 4 है।
अब ये 4 नंबर है जिसका सम 6 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? सर ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक, हाँ ठीक है, ज्योमेट्रिक है, इसका सम नेगेटिव बाइनोमियल होगा। हाँ हाँ और हाँ, जो नंबर ऑफ फेलियर्स बिटवीन द सक्सेस वो 6 होगा। जी जी जी, उससे भी हो जाएगा। तो ईच एक्साई पर, हाँ वो भी कर सकते हैं, ईच एक्साई ज्योमेट्रिक है तो सम नेगेटिव बाइनोमियल का पीडीएफ लिख लो करस्पॉन्डिंग और उस पे 6 पे प्रॉपर्टी निकाल लो। नहीं तो और भी तरीके हैं कि तुम देख लो, केसेस काउंट कर सकते हो, थोड़ा लंबा हो सकता है मेथड वो। तो सम ऑफ ज्योमेट्रिक इज नेगेटिव बाइनोमियल, उससे भी यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पीएमएफ दे रखा है, बोल रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम एक्स वाई। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन पूछा है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो टाइम किल होगा उसमें। तुम्हें एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगानी है, क्या होता है? अच्छा ये डिस्क्रीट है तो समेशन मैक्स ऑफ एक्स कॉमा 5 प्रोबेबिलिटी एट एक्स एंड एक्स की वैल्यू 1 से 10 और ये फिक्स है 10 है, तो ये इक्वल टू आएगा समेशन x from 1 to 10 max of x comma 5 into 1/10, 1/10 बाहर। अब खोल दो इसको जब ओपन करोगे 1/10 बाहर है तो होगा क्या? जब x को 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 5, x को 2 रखेंगे तो 5, x को 3 रखेंगे 5, x को 4 रखेंगे 5, x को 5 रखेंगे तब भी 5, और जब मैं x को 6 रखूंगा तो इसके 6 तो +6 +7 +8 +9 +10 सम कर दोगे आंसर। क्या किया? एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन यूज किया, एक्सपेक्टेशन का डेफिनेशन। फिर आपके पास 59 में सिंपल वर्सेस सिंपल है, क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है? साइज निकालो, पावर निकालो, फॉर्मूला लगाओ साइज और पावर का। और यहाँ पे है कि एक डाई को रोल किया इंडिपेंडेंटली 4 बार, ठीक है। अब yi तो 4 रैंडम वेरिएबल है, y1 y2 y3 y4 है ना, तो 4 रैंडम वेरिएबल है। तो y1 1 होगा अगर 6 अपीयर्ड ऑन फर्स्ट थ्रो, अगर पहले थ्रो पे ही 6 आ गया, 6 आ गया तो y1 की वैल्यू 1 है, नहीं तो y1 की वैल्यू 0 है। तो इस तरह से डिसाइड हो रहा है, 4 बार टॉस किया ना, तो इस तरह से है, तो वैल्यू डिसाइड हो रहा है। y2 की वैल्यू 1 होगी अगर 6 दूसरे थ्रो पे आ गया, नहीं तो 0 होगी, इस तरह से। तो पूछ रहा है मैक्सिमम ऑफ 4 नंबर इज 1। अब ईच yi के पास क्या सपोर्ट है? 2, 0 या 1 है ना। तो इन 4 नंबर का मैक्सिमम 1 है, इसका क्या मतलब है? तो अभी डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्स ऑफ y1 y2 y3 y4, ये 0 हो गया क्योंकि सपोर्ट में 0 1 ही है, तो मैक्स और मीन का सपोर्ट में वही सपोर्ट रहता है जो सैंपल का सपोर्ट है। अब बताओ 4 नंबर का मैक्सिमम 0 है, इसका क्या मतलब है? हाँ, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि ईच yi की वैल्यू 0 या 1 होगी। अब इन 4 नंबर में जिनकी वैल्यू या तो 0 या 1 है, अब मैक्सिमम सबका 0 आ रहा है, तो मतलब लार्जेस्ट वन 0। तो यहाँ से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y1 इज 0, y2 इज 0, प्रोबेबिलिटी y3 इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी y4 इज 0। अब यहाँ पीएमएफ देख के आंसर निकाल लो। ईच yi इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, अब निकालो। बस खत्म। तो यहाँ भी बॉक्स बन के आ रहा है इसका, ये ना हमारे साइड से कुछ दिक्कत है ना, हमारे आंसर की में बॉक्स आता है ना कई जगह, तो ये इनका क्यों बॉक्स बन के आ रहा है? ये थोड़ी ना फॉर्मेटिंग में दिक्कत होती है, जब वर्ड से हम लोग पीडीएफ बनाते हैं ना तो कुछ दिक्कत होता है, पता नहीं क्या है। फॉर्मेट में दिक्कत है। ओके चलिए, तो आज हमने ये पिछले 1.5-2 घंटे में 1 to 60 जस्ट ऐसे ही मतलब अप्रोच डिस्कस किया है। अब आपका काम है, होमवर्क है, 2018 का पेपर 3 4 5 बार जितनी बार ढंग से कर सकते हो ढंग से करो, और जो क्वेश्चन मुश्किल लगे नहीं सॉल्व हो तो वो नेक्स्ट क्लास में, परसों जो क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम डाउट डिस्कस करेंगे 2018 का। अब टाइम मिल जाएगा, पहले पेपर आसान आते थे है ना, तो 18 17 6 आगे अब आसान पेपर्स हैं, ठीक है। तो उस तरह से तो अब एक 2 क्लास में एक पेपर हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट टाइम
परसों जो क्लास होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 पेपर का डाउट। कल जो क्लास है 7 to 9 उसमें डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 14 में आई थिंक बाकी है कुछ, है ना। हाँ, तो मॉक टेस्ट 14 एंड 15 जो है यूनिट वाइज उसका डाउट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट का भी, तो एक क्लास में फुल लेंथ चलेगा, एक यूनिट वाइज, ऐसे करके ऑल्टरनेट फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि इसका होगा। तो अभी कल जो है यूनिट वाइज 15 एंड 14 का डाउट डिस्कशन है 7 to 9 में, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड गुड नाइट।